सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं अमिता नीरव जी द्वारा रचित कहानी बोनसाई। ट्रेन निकल गई और प्लेटफॉर्म बहुत हद तक खाली हो गया। सुमी को लगा कि एक बंधन के खुल जाने से उसकी जिंदगी की पोटली खुलकर बिखर रही है। वह एकाएक निरुद्देश्य, निरुपाय और निराश्रित हो आई। रेल गुजर जाने के बाद भी वह वहीं रुकी रह गई। वह 2 बार प्लेटफॉर्म के अंतिम सिरे तक होकर आ चुकी थी। घर जैसी किसी भावना का सिरा ही पकड़ में नहीं आ पा रहा है। यूं लग रहा है उसे जैसे वह बिना किसी तैयारी के युद्ध में ढकेली गई है। आदत की लकड़ी के तड़ाक से टुकड़े हो चुके हैं और एक आकारहीन खुरदुरा सा सिरा निकल आया है। मेधा के बिना उसकी आत्मा सूनी हो गई थी। मेधा, उसकी बेटी, पति के असमय दिवंगत हो जाने से उसके जीवन में मेधा के सिवा कुछ न रह गया था। वह प्लेटफॉर्म पर बहुत देर तक बैठी रही। मुंबई जाने वाली ट्रेन के निकल जाने के बाद स्टेशन की भीड़ छट चुकी थी। इक्का दुक्का यात्री के अलावा ठेले वाले, रेलवे के स्टाफ के लोगों के साथ बड़ा और खुला सा स्टेशन और खुल गया। पता नहीं वह कितनी देर तक वहां पर बैठी रही और वहीं रहती यदि लीना का फोन उसे नहीं आता तो। लीना सुमी के बुटीक की मैनेजर है। पूछ रही थी कि वह कब पहुंच रही है। सुमन ने कह दिया कि वह नहीं आ रही है और लीना चाहे तो वह भी घर चली जाए। वह घर पहुंची तो 6:45 बज रहे थे। मधु खाना बना रही थी। मधु बरसों से उसके साथ है। उसकी गृहस्थी संभालती हुई बेटाइम उसे देखकर उससे रहा नहीं गया और पूछ ही बैठी, आज जल्दी? हाँ, बहुत थके हुए से स्वर में उसने उत्तर दिया। मधु अचानक मृदु हो आई, पास आ गई और कंधे पर हाथ रखकर पूछने लगी, उदास हो? पता नहीं कैसे आंखें छल आईं, फिर भी वह चुप ही रही। चाय पियोगी? बनाऊं? उसने पूछा। सुमी ने गर्दन हिलाकर हाँ कह दिया और अंदर चली गई। जब तक वह हाथ मुंह धोकर फिर किचन में पहुंची तब तक मधु चाय बना चुकी थी। सुमी चाय का कप लेकर ड्राइंग रूम की खिड़की पर आ बैठी। गहरी सांस भरी। एहसास का एक टुकड़ा न जाने कहां से उड़कर आ बैठा। जीवन में पहली बार उसे अर्थहीनता का एहसास होने लगा। अपना होना इतना बेवजह तो उसे तब भी नहीं लगा था जब मनहर चले गए थे। क्या दूसरों के लिए जीते जीते मैं इतनी आदी हो गई हूं कि अपने लिए जीना ही भूल गई हूं? क्या मेरा पूरा वजूद मेरे किसी रिश्ते, किसी बंधन से बंधा है? क्या मैं सारे रिश्तों को बेहतर ढंग से निभाते निभाते खुद से अपने रिश्ते को ही बुला बैठी हूं? मैं जो पहले पत्नी फिर मां के खांचों में तरल होकर उतरी, अपने लिए ठोस हो बैठी हूं। मेधा जा चुकी थी। अब सुमन की जिंदगी एकाकी हो आई। यूं दोनों के बीच किसी तरह की निर्भरता नहीं थी, फिर भी साथ रहने का सहारा तो था ही। न जाने कब से, शायद तब से जब मेधा 10 साल की थी। 15 साल गुजर गए मेधा के साथ, बस मेधा और वह। उन दोनों के बीच किसी की गुंजाइश ही कहाँ थी, सोच रही थी सुमी। लेकिन अचानक निरंतरता गुम हो गई। एक कतरा उदासी पसर गई। उसकी जिंदगी में किसी की गुंजाइश नहीं रही, पर मेधा की जिंदगी में? सोचकर और उदास हो आई सुमी। उसे आज किसी की जरूरत नहीं है। क्या कभी भी नहीं थी? उसे अचानक मुंबई में टेक्सटाइल डिजाइनिंग के वर्कशॉप में मिले सोहेल की याद आ गई। वह अपने आप से पूछ रही है, आखिर इतने सालों में उसने क्या पाया? हाँ, सच ही तो है, उसने कभी पाने और खोने का हिसाब किया ही नहीं। क्या कभी भी उसे किसी की जरूरत नहीं लगी? या फिर उसने साया से सोच से खुद को बचाकर रखा? सोचते सोचते झरझर आंसू बहने लगे। उसे पता ही नहीं चला कि कब मधु आकर उसके पास खड़ी हो गई। समय लगेगा थोड़ा, फिर सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र रखो, मधु सुमी को समझाने लगी। 6 महीने को ही तो गई है मेधा, वापस आ जाएगी। सुमी ने उसकी तरफ देखा। वह थोड़ी देर यूं ही असमंजस में खड़ी रही। फिर सुमी ने कह दिया, जा, कल जल्दी आ जाना, नाश्ता भी बनाना है। मधु जल्दी चली गई। थोड़ी देर बाद सुमी उठी, नहाई और फिर टीवी देखने लगी, लेकिन अनमनापन बना रहा। खाना खाकर सोने चली गई।
बहुत देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार उसे नींद आ ही गई। सुबह मेधा के फोन से सुमी की नींद खुली। उसकी आवाज सिक्के की तरह खनक रही है। क्यों ना हो, आखिर कंपनी ने इतने लोगों के होते हुए उस जैसी जूनियर को अमेरिका ट्रेनिंग में जाने का मौका जो दिया है। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसकी उदासी आवाज में उतर ही गई। उसने तुरंत पकड़ भी लिया। क्यों ना हो, आखिर बेटी जो है। मामा 6 महीने ही तो हैं, पता भी नहीं चलेंगे कैसे गुजर जाएंगे। खाना खाकर सुमन अपने बुटीक चली गई। बहुत सारा काम रुका पड़ा था, उसे निपटाने में शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। लेकिन आजकल घर जाने के नाम से ही उसे खौफ सा हो आता है, इसलिए और भी देर तक काम करती रहती है। लेकिन घर तो आखिरकार कभी ना कभी जाना ही होता है। उसे जरा फुर्सत हुई कि वह अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब करने में उलझने लगती और आखिर में इसी नतीजे पर पहुंचती कि वह ठगी गई है खुद से ही। उसने कभी भी खुद की तरफ देखा ही नहीं, कभी वह अपने पास बैठी ही नहीं जाना कि उसे खुद क्या चाहिए, क्या खो रही है और क्या पा सकती है। न कभी मन से कुछ पूछा और न कभी तन की जरूरतों और मांगों पर ही गौर किया। 13 बरस तक अपने फटे दुपट्टे को इस सलीके से संभाला कि किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं गया। पति के साथ न होने पर बेटी को कैसे अच्छे से पालना है, बस यही किया। और आज वह अकेली ही अपने सवालों से उलझ रही है। इन दिनों उसे लगने लगा है कि उसका होना बेकार हो गया। उसने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। और अब आजकल वह सुबह भी जल्दी बुटीक चली जाती है और देर शाम तक वहां काम करती है। नवरात्रि और दीपावली की वजह से काम भी बढ़ गया है। जब मेधा थी तब वह इन दिनों ज्यादा काम नहीं लेती थी, लेकिन अब वह जल्दी घर जाकर करेगी भी क्या। फिर भी वह इस बात का ध्यान रखती है कि लीना को ज्यादा देर तक रुकना ना पड़े। लंच करके अभी वह काउंटर पर लौटी ही थी कि शबाना आ गई। मेरे सूट का क्या किया? सॉरी यार, अभी कुछ काम और रह गया है, परसों पक्का कर दूंगी, प्रॉमिस। शबाना ने कुछ और कपड़े देखे और खरीदे। जाते जाते गांधी हॉल में लगी बोनसाई की प्रदर्शनी में मिलने की बात कही और निकल गई। यूं सुमी आम तौर पर 7 बजे अपना बुटीक बंद कर देती है, लेकिन आजकल वह देर तक वहीं रहती है। 8 बजे तक उसके बुटीक में होने की वजह से उसकी मैनेजर लीना भी रुकी थी, लेकिन सुमी ने उसे कह दिया है कि वह अपने समय से चली जाया करे। फिर भी वह शर्मा शर्मी थोड़ी ज्यादा देर तक रुकती है। 8:30 होते होते सारा काम समेटा सुमी ने। लीना तो पहले ही निकल गई थी। फिर वह प्रदर्शनी में चली गई। हॉल के बाहर थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन शबाना उसे कहीं भी नजर नहीं आई। उसने शबाना को फोन भी लगाया, लेकिन रिंग जाती रही, उसने रिसीव ही नहीं किया तो वह अंदर चली गई। बड़े से स्वागत द्वार में घुसते ही चारों ओर कनात से घिरा एक बड़ा सा खुला मैदान आ गया। कनात के सहारे सहारे बोनसाई की प्रदर्शनी लगी हुई थी। यहाँ सब कुछ छोटा छोटा बौने लैंडस्केप, बगीचे और घरों के बीच खूब सारे बोनसाई और कई में उगे छोटे छोटे फल भी। सब कुछ गुलिवर के बौनों के देश सा, और इसमें घूम रहे ढेर सारे गुलिवर। सुमी एक बहुत सुंदर संसार का हिस्सा हो गई थी। अब उसे शबाना की याद ही नहीं रही। वह उस बौने संसार में मग्न हो गई थी। तभी उसका ध्यान हाय ये कितना प्यारा है कहकर किलकती उस लंबे बालों वाली लड़की पर गया, जो अपने साथ आए लड़के को लैंडस्केप के कोने पर रखे चीकू का बोनसाई दिखा रही थी, जिसमें चीकू लटक रहे थे। लड़का बहुत अनमना लग रहा था। खींच कर बोला, इसमें प्यारा क्या है? ये सब कुछ प्रकृति के साथ मजाक है, क्रूरता है। क्या बात करते हो, यह तो एक कला है, लड़की ने कहा। लड़के ने उसे घूरा और पूछा, अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो? वह कुछ जवाब नहीं दे पाई, लेकिन उसकी आंखों की कातरता और उसमें तैरती नमी सुमी के अंदर फ्रीज हो चुकी थी। उस लड़की और मेधा का चेहरा गडमड हो गया। वह पता नहीं कहाँ पहुंच गई। शायद उस लड़की ने कुछ जवाब भी दिया, लेकिन ऐन तभी शबाना ने सुमी के कंधे पर हाथ रखा तो वह पलटी। मेधा के जाने के बाद से वह जितना खुद से भागती है, उतनी ही खुद के करीब पहुंच रही है। कैसी हो? शबाना ने पूछा। उदासी चेहरे को छूकर गुजर गई। वह अपने पति असित के साथ थी। आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। आपने तो मेधा की सफलता की पार्टी ही नहीं दी, हम इंतजार ही करते रह गए, असित ने कहा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कुछ प्लान ही नहीं कर सके। मैं तो खुद ही उसकी ऑफिस की पार्टी में मेहमान बनकर पहुंची। चलिए मेधा के लौटने पर हम देंगे एक बढ़िया पार्टी। जी जरूर,
आखिर मेधा आपकी भी तो बेटी जैसी ही है। अजी बेटी जैसी नहीं, बेटी ही है। पता है मैं सबसे क्या कहता हूँ अक्सर, कि मुझे ये मलाल है कि मुझे बेटी नहीं है। मैं चाहता रहा कि मुझे भी मेधा जैसी प्यारी और संस्कारवान बेटी हो। उसने आपकी तपस्या सार्थक कर दी। बात तो अच्छे लगने की थी असित ने, लेकिन पता नहीं क्यों सुमी कुछ अनमनीय हो गई। कुछ टूटा, कुछ चुभा। फिर से मेधा और उस लड़की का चेहरा गडमड होकर उभरा। सुमी पकड़ नहीं पाई कि ये क्या है। क्या उसने अपनी खुशी के लिए मेधा को बोनसाई बनाकर रखा हुआ है, या मेधा की खुशियों के लिए खुद बोनसाई बनकर रह गई है। प्रदर्शनी के आखिरी सिरे पर एक लैंडस्केप में बहुत सारे बोनसाई थे। सुमी की नज़र बरगद के बोनसाई पर टिकी, मगर वह विक्रय के लिए नहीं थे, केवल प्रदर्शनी के लिए थे। यह जानकर वह मायूस हो गई। उसने नारंगी के फल लगे बोनसाई को खरीद लिया और घर चली आई। ड्राइंग रूम के टीवी के पास वाली कॉर्नर टेबल पर सुमी ने बोनसाई सजा दिया, देखा और खुद ही मुग्ध हो गई। नवरात्रि आने वाली है और सुमी के बुटीक पर काम का बोझ बढ़ने लगा है। ऐसे में अब जल्दी करने वालों का काम लेने में वह थोड़ी सावधानी बरत रही है। शबाना फिर से कुछ सलवार कमीज सिलवाने के लिए लेकर आई तो सुमी को कहना पड़ा कि तुम्हारा काम अब दीपावली के बाद ही करके दूंगी। बहुत दिनों के बाद सुरजीत आई थी। अपनी ननद के साथ दोनों को ही कपड़े बनवाने थे और दोनों ही घोड़े पर सवार करवा चौथ पर पहनने के लिए मोतियों के काम का सूट और इसी काम का भारी दुपट्टा। सुमी सोचने लगी कि अभी नवरात्रि के काम ही पूरे नहीं हुए हैं, फिर दीपावली के काम की बारी आएगी। पर इन दोनों को तो दीपावली से भी पहले चाहिए। कैसे होगा सब कुछ। इसी सोच में जब वह अपनी डायरी देख रही थी तभी सुरजीत उसके सामने आ खड़ी हुई। प्लीज़ आंटी, इस बार करवा चौथ पर इनके हस्बैंड लेने आ रहे हैं, पूरे 10 साल बाद। उसके लिए ये खास दिन होगा। क्या वह इतने साल से लगातार करवा चौथ कर रही है? एक बेकार का सवाल सुमी ने सुरजीत से किया और तुरंत उसे समझ में आ गया कि यह बहुत बेतुका सवाल है। कुछ उसके अंदर भी चुभा, खटका। उसे पहली बार उस लड़की की आंखों में तैरी नमी और अपनी बेचैनी की वजह समझ में आई और वह और भी ज्यादा बेचैन हो गई। फिर सब गड़बड़ होने लगा। सिमरन, वह लड़की, मेधा खुद, सुमी और वह बोनसाई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ठंडे पसीने का रेला सिर से कान के पीछे उतर आया। उसके बाद दिन तो लगातार काम में निकल जाता, लेकिन रातें अजीब बेचैन होने लगी। कभी भी नींद उखड़ जाती, कभी भी घबराहट होने लगती। पता नहीं क्या और कितना महसूस होता। इस बीच दशहरा आया तो लीना ने उसे बताया कि कल तो बुटीक बंद रहेगा, कारीगर भी नहीं आने वाले। लो, ये सहारा भी छिन गया। अब त्योहार का अकेले क्या करूं? दशहरे से पहले वाली रात उसने देर रात तक टीवी देखा। शहर में अलग अलग जगह हो रहे गरबों के लाइव को देखती रही। कितना उल्लास, कितनी उन्मुक्तता। प्रकृति तो हमें यही खिलंदड़पन देती है, लेकिन हम उसका क्या करते हैं? इस दुनिया को सजाने के लिए हम अपनी और अपनों की बलि देते रहते हैं, छांटते रहते हैं खुद को। और फिर से सुमी अवसाद की तरफ बढ़ने लगी। क्या किया मैंने खुद के साथ? मेरी माँ जो खुद बोनसाई थी, मुझे भी बोनसाई बना दिया और मैंने मौका रहते अपने निरंतर बौने होते रहने को देखा ही नहीं और ना ही रोका। फिर मेधा, नहीं, वह नहीं, उसे नहीं होने दूंगी। बस आंखें झड़ने लगी। रहा नहीं गया और फोन लगा दिया। मेधा की हलो सुनते ही उसका खुद पर नियंत्रण नहीं रहा। गला रुंध गया। बेटा, फिर आवाज डूब गई। मम्मा, क्या हुआ? मुझे माफ कर देना बेटा, बहुत मुश्किल से वह बोल पाई। लेकिन हुआ क्या है? बस मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे साथ ठीक नहीं किया। फिर से आवाज टूट गई। उधर मेधा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। उसने घबरा कर पूछा, कोई घबराने की बात तो नहीं? मैं आ रही हूँ अभी इंडिया। सुमी ने खुद को संयत किया। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, बस यूं ही। फिर रुलाई फूट गई। मेधा उधर से घबरा कर मम्मा मम्मा कर रही थी। कुछ नहीं बेटा, रुंधे गले से सुमी ने उससे कहा। मैं तुझसे फिर बात करती हूँ और फोन रख दिया। घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। पूर्णिमा की तरफ बढ़ते चांद में लगातार निखार आ रहा था। यूं तो नवमी की रात थी, लेकिन नवरात्रि की कृत्रिम चमक से ही रात जगमगा रही थी। मेधा से बात कर सुमी थोड़ी हल्की हो गई थी। बालकनी में आई तो शरद की तरफ बढ़ रही क्वार की रात का सुहानापन उसे भला लगने लगा। अचानक उसे कॉफी पीने की इच्छा हो गई।
किचन से कॉफी लेकर आ रही थी तो फिर से उसका ध्यान कोने में पड़े बोनसाई की तरफ गया। प्याले को वहीं रखा और बोनसाई का पॉट उठाया और बालकनी से नीचे फेंक दिया। धड़ाम की आवाज होने से गहरी नींद में सो रहा वॉचमैन हड़बड़ाकर अपनी लाठी लिए दौड़ा। कौन है? कौन है साला? एक भद्दी सी गाली दी और सुमी की बालकनी के नीचे आकर पूछा, कौन है? फिर सुमी को ऊपर खड़े देखकर पूछा, क्या हुआ मेम साहब? तभी उसका पैर बोनसाई के टुकड़े हुए पॉट पर पड़ा और वह चौंक कर पीछे हट गया। सुमी ने कहा, कुछ नहीं, तुम जाकर सो जाओ, और कॉफी सिप करने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।